नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों की क्लासेस लगातार चलती चली जा रही हैं। हम लोग अपने बैचेस में नोट्स आपको डेली रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से आज मैं रिमाइंडर कराना चाहता हूं, क्योंकि हमने आज जब आपकी जिम्मेदारी उठाई है कि आपका सिलेक्शन हमें इसी बार हर हाल में फर्स्ट अटेम्प्ट में करवाना ही करवाना है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समय समय पर बार बार उन चीज़ों के लिए अवगत कराता रहूं। तो सबसे पहले आपको जितना भी हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस पढ़ लिया है, सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिए लगातार। पिछली चीज़ों को भूलना नहीं है कि हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं और पिछली चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पिछली चीज़ों को लगातार बनाए हुए चलते चले जाना, उनको मैक्सिमम रिवीजन करते जाना है और आगे लगातार बढ़ते चले जाना है। और आगे कैसे होगा, क्या होगा, उसकी आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वो टेंशन सारी हमारी संस्था पर छोड़ दीजिए। आपकी जब हमने जिम्मेदारी उठा ली है कि आपका सिलेक्शन इस बार करवाना है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, बस आप जितना अभी डेली रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं करते चले जाइए बस, और लगातार रिवीजन पर फोकस करिए। आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, तो परेशान मत नहीं होना है, बस पढ़ते चले जाना है और फालतू का इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है कि हम ये किताब पढ़ ले वो किताब पढ़ ले। हमने आपको कई बार बताया है कि हमारे नोट्स पढ़ने हैं। आपको ऑलरेडी हमारे नोट्स 4 to 5 बुक्स कवर करते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन्हीं को मैक्सिमम रिवीजन जितना आप कर सकते हैं रिवीजन उतना रिवीजन करना है। अभी आप देखिएगा कि आपका जैसे ही एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे कि आपको सारी चीजें जुबान पर रट जाएंगी। तो सही बता रहा हूं कि आपसे कोई नींद में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप आंसर दोगे, देख लेना। इतना अच्छा आपकी तैयारी होगी और लोगों की तुलना में। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। बस इसी तरह पेशेंस के साथ पढ़ते चले जाइए। तो हम लोग आज अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि महमूद गजनवी का टॉपिक हम लोगों ने तुर्क आक्रमण के अंतर्गत खत्म कर लिया था, पूरी तरह से अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया था। आज हमें अपना तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गोरी को पढ़ना है। मोहम्मद गोरी को पढ़ने के बाद फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर लेंगे अगली क्लास से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है तुर्क आक्रमण में ही मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में आज हमको पढ़ना है। जो इस्लामी आक्रमण होते हैं, तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करने वाले कौन से इस्लामी लोग होते हैं, किसने इस्लाम धर्म से परिचय कराया था भारतवासियों का? सबसे पहले अरब लोग हो जाते हैं, तो अरबी लोग, तो अरबी आक्रमण होता है। इसके बाद अरबियों के बाद तुर्क आक्रमण होना चालू होते हैं। तो तुर्क आक्रमण में फिर इसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। इसके बाद हमारा मोहम्मद गोरी के आक्रमण चालू होते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि मोहम्मद गोरी के बारे में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से हमको इसको समझना है। तो मोहम्मद गोरी का सबसे पहले, मोहम्मद गोरी से रिलेटेड तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या आएगा। कई यूपी पीसीएस की परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, क्या है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, इसका जो है ये हमारा वास्तविक नाम है मोहम्मद गोरी का। ठीक है, वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसके बाद ये किस वंश से संबंधित था हमारा मोहम्मद गोरी? तो सीधे तौर पर बिल्कुल याद कर लीजिए, फैक्ट हैं जो डायरेक्टली पेपर में आते हैं, संसबानी वंश से संबंधित था हमारा ये। संसबानी वंश से सीधे तौर पर ये संबंधित था मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहले कहां का शासक बनता है? तो सीधा सा इसका आंसर होगा, सबसे पहले मोहम्मद गोरी जो है हमारा 1163 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, 1163 ईस्वी में गौर का शासक बनता है। गौर, गजनी से एक सटा हुआ क्षेत्र है गौर, तो गौर का शासक बनता है। गौर का शासक मोहम्मद गोरी बनता है। अब गौर की अगर लोकेशन देखी जाए तो ये अगर हमारा इधर पे ये कश्मीर का अगर हिस्सा है, तो कश्मीर से सटा हुआ इधर पर अफगानिस्तान में गजनी है। ठीक है, इधर पर गजनी है और गजनी से ही बगल में बिल्कुल गौर का
क्षेत्र पड़ता है। तो ये गौर के शासक बनते हैं मोहम्मद गोरी, 1163 ईस्वी में गौर के शासक बनते हैं। इसके बाद ये 10 वर्ष बाद, शासक बनने के 10 वर्ष बाद ये क्या करते हैं, 10 वर्ष बाद अर्थात 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में जो हमारे मोहम्मद गोरी जो है हमारे गजनी पर भी अटैक करके गजनी पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, अर्थात गजनी को भी जीत लेते हैं। तो गजनी 1173 में गजनी पर भी अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ बेसिक बातें हो गई जो आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो कंपेयर करने को आता है मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी दोनों के बीच में कि क्या इनके आक्रमण के कारण रहे, भारत पर इनके आक्रमण का क्या उद्देश्य था। तो इनको आज हम दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनके आक्रमण का क्या उद्देश्य था, क्या कारण थे। और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग मोहम्मद गोरी का साम्राज्य विस्तार देख लेंगे, कब कब इसने किस किस समय आक्रमण किया। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि इसने क्या क्या चीजें करी, कौन कौन से सिक्के चलाए, कौन कौन से इनके दरबार में विद्वान रहे। बस इसके बाद हमारा मोहम्मद गोरी टॉपिक भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों में अब हम लोग कंपेरिजन देख लेंगे। महमूद गजनवी में, महमूद गजनवी, और इसके बाद मोहम्मद गोरी, इन दोनों में एक कंपैरेटिव तुलना करी जाए तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इन दोनों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य आखिरकार भारत पे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट सीधे से याद करेंगे तो महमूद गजनवी का जो मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से आपको एक बार बताता हूं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था भारत से धन लूटना और अपने राज्य ले जाकर अपने राज्य का विस्तार करना। लेकिन मोहम्मद गोरी का सीधे तौर पर साम्राज्य विस्तार करना, मोहम्मद गोरी का सीधे तौर पर आक्रमण करने का कारण था अपने साम्राज्य का विस्तार करना भारत के क्षेत्रों पर। तो सीधे से इसका मुख्य उद्देश्य था भारत आक्रमण करने का, इसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति, धन प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था आक्रमण करने का भारत के क्षेत्रों पर। ठीक है, और इसका उद्देश्य था सीधा सीधा साम्राज्य विस्तार, ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था मोहम्मद गोरी। ठीक, पहला आपको ये दोनों में अंतर पता चला, डिफरेंस है। अब दूसरा अंतर क्या है दोनों में आक्रमण करने का, तो महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करता है तो किस रास्ते के थ्रू आता है, किस रास्ते के थ्रू आक्रमण करता है। तो ये क्वेश्चन आया है पहली बार पेपर में, इससे भी आया है, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं इससे अभी तक आयोग ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन अब की बार आएगा ही आएगा। यहां से क्या क्वेश्चन, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रे के रास्ते का प्रयोग करता है महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए। और मोहम्मद गोरी किस रास्ते का प्रयोग करता है, गोमल दर्रे का प्रयोग करता है, गोमल दर्रे का प्रयोग करता है। ठीक, इसके बाद तीसरा अंतर क्या है दोनों में, तो इसमें तीसरा अंतर सबसे बड़ा मुख्य अंतर दिखाई देता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर उसका जब मन होता था भारत पर आक्रमण करता था, धन लूटता था और चला जाता था। इसका विरोध करने के लिए कोई भारत पर था नहीं उस समय, ये मान लीजिए, तो इसलिए इसकी कभी भी पराजय हुई नहीं भारत पर। तो इसमें एक मुख्य कारण निकलता है कि महमूद गजनवी की क्या भारत पर कभी पराजय हुई थी, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि भारत पर इसकी पराजय कभी नहीं हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी की पराजय की बात की जाए तो इसकी पराजय होती है भारत पर। सर्वप्रथम इसकी पराजय 1178 ईस्वी में होती है, जब गुजरात पर यह आक्रमण करता है। तो गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय, भीमराज द्वितीय, इसको 1178 में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराते हैं। तो इसकी पराजय जो भारत पर हुई थी, भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करने से इसकी पराजय हुई थी। पराजय में भी सर्वप्रथम पराजय कब हुई थी, तो एक तो 1178 की घटना में प्रथम पराजय हुई थी, और दूसरी पराजय की बात करेंगे तो 1191 की घटना, तराइन का प्रथम युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय हमारा इसको हराता है मोहम्मद गोरी को। तो इसकी पराजय भारत पर हुई थी, 1178 में प्रथम पराजय और 1191 में द्वितीय पराजय भारत में मोहम्मद गोरी की हुई थी। ये तीन आपको डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा दोनों तुर्क जो अलग अलग आक्रमण करते हैं इनका क्या उद्देश्य था। और चौथा
डिफरेंस इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कि महमूद गजनवी का मुख्यतः देखा जाए तो सामना करने के लिए भारत पर कोई उस समय शासी था नहीं। मतलब ये जो जिसका जब मन होता था ये आता था, धन लूटता था और अपने देश चला जाता था। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत पर साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, इसको तो केवल धन से मतलब था। तो ये इसने लेकिन इस संभावना को प्रबल बल प्रदान किया कि अगर कोई चाहे, मतलब हमारे जो आने वाले वंशज हैं, अगर वो चाहें तो भारत को जीता भी जा सकता है। तो इसने भारत विजय की संभावना को प्रस्तुत किया था। भारत विजय की संभावना, भारत विजय की संभावना, भारत विजय की संभावना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, लेकिन भारत को जीता नहीं था क्योंकि इनको केवल धन से मतलब था। और गोरी ने क्या किया, इसी जो संभावना थी है इसी को फलीभूत कर लिया, अर्थात इसका उद्देश्य जो साम्राज्य विस्तार करना था, साम्राज्य विस्तार, ये विस्तार होगा यहां पर। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। तो इसने जो ये संभावना इसने जो बना दी थी महमूद गजनवी ने, इसी संभावना को इसने फलीभूत कर लिया, फलीभूत कर लिया, अर्थात इसने इस तुर्की राज्य की इस्लाम राज्य की नींव मोहम्मद गोरी ने ही भारत पर डाली। तो इसने जो है इसको फलीभूत कर लिया, लेकिन इसने जो है संभावना को प्रस्तुत किया। तो ये मुख्यतः मेनली डिफरेंस दोनों में समझ में आता है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य आखिरकार भारत में क्या होता है, दोनों के आक्रमण का। तो ये इतने अच्छे से कंपैरिजन से आप समझिए, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी समझ विकसित करता है। इस पे मेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने को आता है और एज इट इज पूरे आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहे हैं दोनों में क्या है, एज इट इज आपको फैक्ट के रूप में भी इसमें से आंसर मिलेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमें इसी में मोहम्मद गोरी में जो हम पढ़ रहे थे, मोहम्मद गोरी का साम्राज्य विस्तार, इसका हमें देखना है। मुख्य टॉपिक इसका साम्राज्य विस्तार, इसने कब कब किन किन क्षेत्रों में आक्रमण किया और कैसे कैसे इसका साम्राज्य विस्तार होता है। तो इसका अगला टॉपिक हमें मुख्यतः ये देखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि महमूद गजनवी के आक्रमण करने के कितने वर्षों बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मतलब महमूद गजनवी के आक्रमण करने के बाद कितने वर्षों बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम महमूद गजनवी का आक्रमण होता है हिंदू शाही वंश के विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, जिसकी राजधानी मैंने बताई थी हिंदू शाही वंश की, क्या बताई थी, वह हिंद उद्भांडपुर मैंने बताई थी ना, या फिर उसी को पेशावर भी उससे पहचान वर्तमान में की जा सकती है। तो ये हमारा महमूद गजनवी 1000 में आक्रमण करता है। ठीक है, अब 1000 के बाद से 1175 ईस्वी में इसका प्रथम आक्रमण होता है। किसका, इसको नीचे लिख देते हैं, हो सकता है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 1175 ईस्वी में किसका आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण। अब इसका आक्रमण सर्वप्रथम किसके विरुद्ध होता है, तो जो मुल्तान के करमाथी मुसलमान, करमाथी संप्रदाय के जो मुल्तान के मुसलमान होते हैं उसके विरुद्ध 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन निकल के आए, कितने वर्षों बाद इसका आक्रमण, महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कितने वर्षों बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। तो सीधा सीधा देख लीजिए आप, 175 वर्ष बाद, 175 वर्ष बाद, अर्थात पौने 200 वर्षों बाद इसका आक्रमण देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा आप यहां से बता सकते हैं कि इस्लामी आक्रमण की अगर बात की जाए, इस्लाम आक्रमण की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम किसका आक्रमण, पहले हमने आपको बताया इस्लाम आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले आक्रमण निकल के आता है अरब आक्रमण। ठीक, से पहले निकल के आता है अरब आक्रमण इस्लामी आक्रमण में। इसके बाद अरबों के बाद आक्रमण, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे, अरबी लोग थे। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण चालू होता है, तुर्क आक्रमण। ठीक है,
तुर्क आक्रमण। अब तुर्क आक्रमण में भी पूछेगा सबसे पहले कौन, तो महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण के 175 वर्ष बाद, अर्थात पौने 200 वर्षों बाद किसका आक्रमण चालू होता है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। ठीक है, तो ये एज इट इज बिल्कुल कहानी की तरह दिमाग में बिल्कुल फीड होना चाहिए आपके। इसके बाद हमारी जब मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद हमारी तुर्क साम्राज्य की नींव पड़ जाएगी, जब पृथ्वीराज चौहान को ये हमारा मोहम्मद गोरी हराएगा 1192 में, तो वहीं से वो निर्णायक युद्ध साबित होगा, तुर्की इस्लामी राज्य की नींव पड़ जाएगी। फिर लगातार इस्लाम धर्म के राज्यों का सिलसिला चालू हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत है, ETC आगे सारे राजा इस्लाम जगत वाले आने लगेंगे, भारत पर उनका दिखाई देने लगेगा। तो साम्राज्य विस्तार में अब हम लोग सिलसिलेवार तरीके से, जैसे हमने महमूद गजनवी के पूरे आक्रमण का विवरण देखा था कि कब कब इंपॉर्टेंट डेट्स में कहाँ पर आक्रमण किए थे, इसी तरह मोहम्मद गोरी का हम साम्राज्य विस्तार एज इट इज देखने चले जाएंगे। तो 1175 में इसने सर्वप्रथम कहाँ पर आक्रमण किया, मुल्तान क्षेत्र में करमाथी मुसलमानों के विरुद्ध, करमाथी एक संप्रदाय है, करमाथी मुसलमानों के विरुद्ध, ठीक है। और इसमें इसको जो है जीत मिलती है, ये जीत जाता है, महमूद गजनवी की जीत होती है। ठीक है, तो मुल्तान, जैसे हमने आपको बताया था कि 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है हमारा मुल्तान के करमाती मुसलमानों के विरुद्ध वो भी आक्रमण करता है, लेकिन किसके, फतेह दाऊद के विरुद्ध। वहां पर मुल्तान का करमाती मुसलमान जो होता है हमारा फतेह दाऊद, लेकिन यहाँ पे करमाती मुसलमान के दूसरे लोग होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका भी आक्रमण 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम इसके विरुद्ध होता है। इसके बाद दूसरा आक्रमण जो है हमारा महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी का कब होता है, 1176 ईस्वी में। 1176 ईस्वी में कहां पर होता है, सिंध के क्षेत्र में होता है। सिंध के किस क्षेत्र में, एक जगह है उच्छ, आपको NCERT में ये तो पता होगा, उच्छ लिखा मिला होगा, लेकिन उच्छ कहां पर है आज आपको शायद पता चला होगा, सिंध के क्षेत्र में। तो सिंध पर आक्रमण होता है, सिंध पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, और इसमें भी इसको जीत मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में। अब ये आक्रमण इंपॉर्टेंट है। अब इस आक्रमण, अब देखिए मैं बता दूं, ये डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कब पहला आक्रमण होता है, 1175 में। ये आपको याद रखना है कहां पर हुआ था, किस क्षेत्र में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, मुल्तान में। किसके विरुद्ध किया था, करमाती मुसलमानों के विरुद्ध। ये आप भूल भी जाएंगे दूसरा वाला 1176 में कि सिंध पर, तो काम चल जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1178 में कहां पर आक्रमण किया, गुजरात में। अब आप लोग यहीं पर हमको बताएंगे, गुजरात की राजधानी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, क्या है, अनहिलवाड़ा। गुजरात की राजधानी मैंने बताई थी, अनहिलवाड़ा। तो गुजरात का जो यहां पर शासक होता है कौन उस समय, भीम द्वितीय, या फिर किसी किसी किताबों में इसी का नाम मूल राज द्वितीय भी लिखा मिलता है। जो पुरानी NCERT है उसमें भीम द्वितीय आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, वैसे तो दोनों ऑप्शन पेपर में एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा जब भी आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन एग्जामिनर ने कभी डाल भी दिए तो आपको हमेशा भीम द्वितीय पर करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, तो गुजरात में आक्रमण करता है 1178 में भीम द्वितीय, और यह आक्रमण किसके किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच में। तो इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी की हार होती है और भीम द्वितीय जो है इसमें जीत जाता है। एक सही का निशान जो बना रहे हैं वो जीत के लिए, तो इसमें ये हार होती है, इसमें भीम द्वितीय जीत जाता है गुजरात का शासक, और मोहम्मद गोरी की हार होती है। तो ये जो हमारा डेट है हमारी, ये भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय होती है। तो ये हमारी प्रथम पराजय है मोहम्मद गोरी की भारत पर, यह एज इट इज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। प्रथम पराजय मोहम्मद गोरी कब होती है, 1178 में, और द्वितीय पराजय मोहम्मद गोरी की कब होती है, 1191 में। अभी आगे बताएंगे। फिर इसके बाद बिल्कुल इसी तरह आप लोग याद किया करिए ईयर, डेट वाइज घटना, तो आपके दिमाग में लोग क्रोनोलॉजी के तरीके सारी डेट और सारी घटनाएं आपको याद रहेंगी। अब इसके बाद 1179
ईस्वी में कहां पर आक्रमण करता है? पेशावर, पेशावर, पेशावर में आक्रमण करता है और पेशावर को भी ये जीत लेता है। ठीक है, 1179 के बाद अगली मुख्य डेट आएगी 1186 ईस्वी। कहां पर आक्रमण करता है 1186 में? लाहौर पर, लाहौर पर। अब लाहौर, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर पर इस समय जो है हमारा महमूद गजनवी का जो अंतिम वंशज होता है, क्या नाम होता है उसका? खुसरव मलिक। खुसरव मलिक अभी भी यहाँ पर राज सत्ता अपनी बनाए हुआ था, वो राज कर रहा होता है खुसरव मलिक, तो उसको यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो हराता है। तो ये हमारा महमूद गजनवी का अंतिम वंशज की सत्ता होती है यहाँ पर। महमूद गजनवी का अंतिम, महमूद गजनवी का अंतिम वंशज। अब वंशज और पूर्वज में तो अंतर आप लोगों को पता ही होगा, जिनको ना पता हो बता देता हूं। पूर्वज जो होते हैं मतलब पहले वाले लोग, हमसे पहले वाले लोग, और वंशज हमारे बाद वाले लोग। तो महमूद गजनवी का अंतिम वंशज यहां पर होता है कौन? खुसरव मलिक। खुसरव मलिक। खुसरव मलिक को हराता है और लाहौर पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसके बाद अगली घटना आती है 1189 ईस्वी की। 1189 में क्या होता है? तो 1189 में भटिंडा विजय करता है। भटिंडा, भटिंडा विजय। भटिंडा को तबर हिंद नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तबर हिंद, पेपर में तबर हिंद निकल कभी लिख के आ जाए तो उसका मतलब सीधा भटिंडा होगा। भटिंडा विजय करता है। ठीक है, ठीक है, 1179 में जो है हमारा भटिंडा विजय, तबर हिंद विजय होती है। अब इसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण करता है 1191 में ईस्वी। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। अब ये घटना यहां पर जब मोहम्मद गोरी की द्वितीय पराजय होगी भारत पर। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में होता है? मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में होता है? पृथ्वी राज तृतीय चौहान, पृथ्वीराज तृतीय चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तो तराइन की लोकेशन क्या है? तराइन की लोकेशन क्या है? तो तराइन की लोकेशन सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद थानेश्वर, थानेश्वर जो हर्षवर्धन की राजधानी होती है थानेश्वर, तो थानेश्वर से इसकी पहचान की जाती है। थानेश्वर, थानेश्वर से इसकी पहचान की जाती है। थानेश्वर में कौन सा वो जिला है? करनाल, करनाल। करनाल में, करनाल किसके अंतर्गत? हरियाणा, हरियाणा। तो इसकी लोकेशन से क्वेश्चन आएगा कि जो तराइन की जो पहचान की जाती है उसकी लोकेशन थानेश्वर, हर्षवर्धन की जो राजधानी होती है करनाल जिला और हरियाणा क्षेत्र में तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। और इसमें एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि पृथ्वीराज किनके किनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है? पृथ्वीराज तृतीय चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है कि आपने पृथ्वीराज चौहान तो याद होगा आपको, लेकिन आपको ये नहीं याद होगा कि पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय की पृथ्वीराज चतुर्थ। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये आपको मेनली ध्यान देना है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे ही डालेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये हमेशा याद रखना है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में
हार होती है। उस समय देखा जाए जो हमारा पृथ्वीराज चौहान होता है, तृतीय चौहान, उसका उत्तर भारत में और बहुत ज़्यादा जलवा चलता था, एक तरीके से बोला जाए बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली राजा था ये। इससे सभी अन्य क्षेत्रों के राजा लोग जो है डरते थे कहीं अपने साम्राज्य विस्तार के चक्कर में अपने में मिला ना ले, तो इसका पूरे उत्तर भारत में जलवा चलता था। लेकिन जो प्रथम युद्ध में तो गौरी को ये हरा देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में, ये निर्णायक युद्ध साबित हो जाता है। निर्णायक क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर भारत में पृथ्वीराज तृतीय चौहान का जो पूरा जलवा चलता था। जब ये हमारा गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा देगा, तो इससे ये साबित हो जाता है कि अब उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी को हराने वाला कोई दूसरा नहीं है। और वहीं से ये निर्णायक युद्ध साबित होने के बाद तुर्की राज्य की, इस्लामी राज्य की नींव पड़ जाती है। ठीक है, 1191 तक की हमने देख लिया। 1192 की घटना क्या होती है? 1192 ईस्वी, 1192 में क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? अगेन पृथ्वीराज तृतीय चौहान, पृथ्वीराज तृतीय चौहान और मोहम्मद गौरी। लेकिन इस बार पूरा खेल ही उल्टा हो गया। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, और ये जो युद्ध हो जाता है ये एक निर्णायक युद्ध साबित हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, यहीं से पूरा इतिहास आपका बदल जाता है, निर्णायक युद्ध साबित हो जाता है। तो किस युद्ध को निर्णायक युद्ध के तौर पर जाना जाता है? 1192 का युद्ध जो है निर्णायक युद्ध के तौर पर जाना जाता है। अगर पृथ्वीराज चौहान हारा ना होता, मोहम्मद गौरी उस समय जीता ना होता, तो शायद आज इतिहास दूसरा होता। लेकिन इतिहास मोहम्मद गौरी की जीत से यहाँ पर इतिहास ने एक नया ही मोड़ करवट ले लिया और इस्लामी राज्य, तुर्की राज्य की नींव भारत पर पड़ जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान का जब उत्तर भारत में जलवा चलता था, तो मोहम्मद गौरी का जो ऑटोमेटिक जो उत्तर भारत के जो मेन क्षेत्र थे उस पर कब्जा हो जाता है जीत के बाद। तो जब पृथ्वीराज चौहान जब हार रहा होता है हमारा, तो अन्य जो आसपास के क्षेत्र के राजा लोग रहते हैं उनसे मदद भी मांगता है कि आप भैया विदेशी आ रहा है, इस बार पटकनी दे रहा है, आप लोग मेरी मदद करिए। लेकिन भारतीयों में हमेशा दूरदर्शिता की कमी रही। कैसे? भारतीयों ने ये सोचा कि ये हमको हमेशा परेशान करता रहता है, कभी भी हमारे राज्य को पृथ्वीराज तृतीय चौहान अपने राज्य में साम्राज्य विस्तार की वजह से मिला लेगा, हमको हरा देगा, इसलिए ये संकट में, इनको संकट में बने रहते, इनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ये हार रहे हैं, एक हमारे जो जी का जंजाल खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और कल हमको भी हराएगा, और इस तरह धीरे धीरे करते करते पूरे भारत पर इसका साम्राज्य हो जाएगा। तो भारतीयों में हमेशा दूरदर्शिता की कमी रही, तो इसका किसी ने साथ नहीं दिया, और इसी वजह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय चौहान को हरा दिया। तो ये हमारा 1192 का युद्ध हो जाता है। अब 1192 के युद्ध के बाद क्या एक महत्वपूर्ण घटना होती है। अब गौरी जो है, मोहम्मद गौरी जो है, युद्ध किए किए बहुत दिन से मतलब थकान हो गई थी, लगातार युद्ध किए जा रहे थे। तो अब इनको याद आती है अपने गौर की, गजनी के राज्य की याद आती है। तो अब ये सोचते हैं कि थोड़ा सा वहाँ के भी हालचाल हम देख आते हैं। तो इनका जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही एक खास जो गुलाम होता है, सरदार होता है, उसका नाम होता है, मोहम्मद गौरी के जो होता है गुलाम और सरदार, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, जो भारत के विजित क्षेत्र होते हैं उसका प्रशासनिक अधिकारी बनाकर ये अपने राज्य देश चला जाता है मोहम्मद गौरी। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासनिक अधिकारी बना देता है भारत के विजित क्षेत्रों का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 में ही क्या करते हैं, 1192 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, दिल्ली को जीत लेते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारे क्या करता है, गुलाम ए सरदार, दिल्ली को जीत लेता है, दिल्ली को जीत लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली को उस समय क्या बोलते थे, ढिल्लिका, ढिल्लिका, ठीक है।
तो दिल्ली को जीत लेता है। दिल्ली में उस समय किस वंश की सत्ता होती है? तोमर वंश की सत्ता होती है। तोमर वंश, तोमर वंश। पर्टिकुलर राजा का नाम पूछेंगे तो अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर को कुतुबुद्दीन ऐबक हराता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, तोमर वंश किससे संबंधित था? दिल्ली से संबंधित था। दिल्ली पर अधिकार कब करता है कुतुबुद्दीन ऐबक? 1192 ईस्वी में। इसके बाद 1192 ईस्वी तक की घटना खत्म हो जाती है। इसके बाद अगला वर्ष आता है हमारा महत्वपूर्ण वर्ष 1194, 1194 की ईस्वी घटना। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी अपनी थकान वकान अच्छे से मिटा लिए होते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि अब भारत पर दोबारा चलते हैं, फिर से अब साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाते हैं। तो जब 1194 में गोरी इज बैक, गोरी जो है वापस आता है भारत पर। अब 1194 में क्या करता है ये? चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है। किसके किसके बीच में चंदावर का युद्ध होता है? तो एक तो मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है, और दूसरा वंश होता है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश की सत्ता होती है उस समय चंदावर। चंदावर की अगर लोकेशन की बात की जाए, सीधे से इसकी लोकेशन हम देखेंगे, कन्नौज और इटावा के जो बीच का क्षेत्र है चंदावर, वहां से इसकी पहचान की जाएगी। तो गहड़वाल वंश का अगर संबंध पूछा जाएगा किस क्षेत्र से, सीधा कन्नौज इसका आंसर होगा। तो कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा के साथ इसका युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का। कौन होता है गहड़वाल वंश का राजा? जयचंद्र, जयचंद गहड़वाल वंश, गहड़वाल वंश संबंधित होता है इससे, ठीक है। गहड़वाल वंश और चंदावर की अगर सीधा सीधा पहचान पूछी जाए तो कन्नौज, कन्नौज से इसकी डायरेक्टली पहचान। तो गढ़वाल वंश किससे संबंधित है? सीधा सीधा कन्नौज से। चंदावर का युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जयचंद्र हार जाते हैं, पराजय होती है। अब यहीं पर एक समझने वाली बात है। अब देखिए, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा जो है गुजरात का क्षेत्र हो गया, इधर कहीं पे दिल्ली होगा, तो दिल्ली को तो ऑलरेडी कुतुबुद्दीन है 1192 में जीत चुका होता है। तो इधर के पश्चिम क्षेत्रों पर तो मोहम्मद गोरी का ऑलरेडी कब्जा होता है। इधर पर कन्नौज का क्षेत्र होगा, तो 1194 ईस्वी में कन्नौज को भी जीत लेता है। तो यहाँ तक मोहम्मद गोरी का कब्जा हो जाता है। अब लेकिन यहाँ समझने वाली ये बात है कि जो कन्नौज का जो विस्तार होता है वो पूरा बनारस तक ऑलरेडी पहले से गढ़वाल वंश किए होते हैं। कन्नौज जो गढ़वाल वंश संबंधित तो सीधे कन्नौज से होते हैं, लेकिन गढ़वाल वंश का अगर विस्तार देखा जाए तो कन्नौज से लेके बनारस तक ऑलरेडी होता है। तो जब कन्नौज पर विजय होती है इसकी, मोहम्मद गोरी की, गढ़वाल वंश को हराता है, तो ऑलरेडी इनकी जो साम्राज्य विस्तार की जो सीमा है जो गोरी की, वो ऑलरेडी बनारस तक ऑटोमेटिक उठ के पहुंच जाती है। तो ये चीज समझने की, एक जीत से इसको डायरेक्टली साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा मोहम्मद गोरी का उत्तर भारत में हो जाता है। यहां पर ये समझने वाला मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद 1194 में जब ये चंदावर का युद्ध जीत लेता है, तो इसको फिर क्या होता है, फिर ये कुछ दिन बाद सोचते हैं कि अपने गजनी गौर का हम हाल देख आते हैं, कुछ थकान वकान फिर से इनको हो जाती है, तो फिर ये वापस चले जाते हैं। तो फिर अगेन इसके बाद घटना क्या होती है, अगेन इसके बाद जब वो 1194 का चंदावर का युद्ध जीत लेता है गढ़वालों के खिलाफ, तो अगेन 1197 में क्या घटना होती है, गुजरात को भी जीत लेता है। कौन? क्योंकि गोरी तो जा चुका अपने राज्य देश वापस, तो गुजरात को जीत लेता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक अगेन। गुजरात को भी जीत लेता है कौन, कुतुबुद्दीन के ए अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुजरात को भी जीत लेता है 1197 ईस्वी में। तो गुजरात पर भी कब्जा हो गया, दिल्ली पर भी कब्जा हो गया। इसके बाद हमारा कन्नौज बनारस तक तो सीमा ऑलरेडी मोहम्मद गोरी जीत कर जा ही चुका था। इसके बाद अगला वर्ष आता है, एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है, कौन सा, 1204 ईस्वी की घटना आती है। अब 1204 ईस्वी की घटना में क्या है, इसका एक तो बहुत महत्वपूर्ण गुलाम और सरदार मोहम्मद गोरी का होता है हमारा ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक अन्य सरदार होता है, उसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी।
इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जो होता है 1204 में बंगाल का अभियान करता है, ठीक है। और बंगाल उस समय ऑलरेडी बंगाल के अंतर्गत बिहार आता था, तो बंगाल का अभियान करता है और बंगाल को जीत लेता है। तो पूरी इसकी जो मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमा पूरी बंगाल बिहार सब जीत लेता, पूरा क्षेत्र जीत लेता है। तो 1204 में क्या करते हैं ये, इसका एक अन्य सरदार होता है, गुलाम होता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। बख्तियार खिलजी, ठीक है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। और ये क्या करता है, बंगाल अभियान करता है, बंगाल अभियान करता है। उस समय बंगाल में किस वंश की सत्ता होती है, सेन वंश की सत्ता होती है। राजा कौन पर्टिकुलर होता है, लक्ष्मण सेन होता है। अगर राजधानी पूछेंगे बंगाल की, उस समय जब आक्रमण करता है तो बंगाल की राजधानी होती है नदिया। तो बंगाल अभियान ये जीत लेता है। इसका एक अन्य सरदार गुलाम मोहम्मद गोरी का इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसके बाद यहां पर बंगाल अभियान में सेन वंश होता है। सेन वंश में अगर राजा का नाम पर्टिकुलर पूछेंगे तो लक्ष्मण सेन, ठीक है। और इसकी राजधानी अगर पूछेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे आएगा। और राजधानी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है याद, इसकी राजधानी उस समय नदिया होती है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी किताबों में आप पढ़ते हैं राजधानी नदिया है बंगाल की, कभी कभी पढ़ते हैं लखनऊती है। तो जब ये आक्रमण करता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, तो उस समय राजधानी नदिया होती है। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि अब देखिएगा भारत में कैसे कैसे राजा पड़े हुए हैं। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी केवल 18 घुड़सवारों के साथ, ओनली 18 घुड़सवारों के साथ बंगाल अभियान करता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। लेकिन लक्ष्मण सेन इतने कायर राजा होते हैं कि 18 घुड़सवारों को देखकर भी ये सोचते हैं कि मोहम्मद गोरी की तरफ से आया है, बहुत पावरफुल होगा, और ये भाग जाता है। लक्ष्मण सेन जो है भाग जाता है, बिना सामना किए इसको भाग जाता है। तो 18 घुड़सवारों के, मात्र 18 घुड़सवारों के साथ ही ये जीत लेता है बंगाल अभियान। और जब जीतता है तो पहले राजधानी नदिया होती है, तो राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन करके नदिया से क्या कर देता है, लखनऊती। राजधानी परिवर्तन होता है। अब राजधानी हो जाती है क्या, लखनऊती। ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर। नदिया और लखनऊती दोनों राजधानियों का नाम कैसे आया वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट से देख लीजिए। अब इसी के पैरेलल एक घटना 1204 की तो हमने बता दी। अब इसी के पैरेलल जब गोरी अपने गौर और गजनी में आराम फरमा रहा होता है, तो वहां पर ये सोचता है कि भारत तो हम विजिट कर ही रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में जो अफगानिस्तान से सटे हुए एरिया हैं, वहां पर भी जो ईरान से सटे हुए, अफगानिस्तान सटे हुए एरिया हैं, वहां पर भी हम पश्चिमी क्षेत्रों में जीतने की कोशिश करते हैं। तो 1203 में क्या घटना होती है, तो ख्वारिज्म के शाह मतलब शासक, ख्वारिज्म के शाह के साथ किसका आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है दोनों के बीच में, ठीक है। ख्वारिज्म जगह कहां से, ईरान से सटा हुआ एरिया ख्वारिज्म, ठीक है। तो इसमें जो मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है, ख्वारिज्म के शाह जीतते हैं। 1203 में ये युद्ध होता है। तो मोहम्मद गोरी को बात समझ में आ जाती है कि हमारी दाल जो है यहाँ नहीं गलने वाली, हम भारत के विजित क्षेत्रों को ही जीते हैं तो ठीक है, हमारी दाल जो है पश्चिमी क्षेत्रों में गजनी और गौर के उधर नहीं गलने वाली, इसलिए हम भारत में अगेन आक्रमण करें तो हमारे लिए बेटर है, वरना हम यहाँ हार जाएंगे। तो 1203 में जब इनकी अकल आती है वापस, तो अगेन ये वापस आते हैं भारत 1205 ईस्वी में। और इन 1205 में किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये एक खोखर जनजाति होती है, पंजाब की एक खोखर जनजाति होती है, खोखर जनजाति के विरुद्ध आक्रमण करते हैं। क्योंकि खोखर जनजाति जो है ये वापस जब जा रहे होते हैं तो इनको परेशान करती है, तो खोखर जनजाति के विरुद्ध आक्रमण करते हैं मोहम्मद गोरी। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी की सफलता भी मोहम्मद गोरी को मिलती है जब खोखर जनजाति के विरुद्ध आक्रमण करते हैं,
1205 तक की। और यही जो 1205 की जो घटना है, यही मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है, ये अंतिम आक्रमण है मोहम्मद गोरी का भारत के किसी क्षेत्र पर, ठीक है, भारत के किसी क्षेत्र पर अंतिम आक्रमण है। तो 1205 की घटना हो गई, 1205 की इसका अंतिम अभियान हो जाता है। 1205 के बाद इसके बाद 1206 की डेट में क्या होता है, 1206 की डेट में इसकी हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गोरी की हत्या कैसे, जब ये अपने गौर और गजनी जा रहा होता है सिंधु नदी के रास्ते, तो सिंधु नदी किनारे एक स्थान पड़ता है दमयक नामक स्थान पर। खोखर लोग तो पहले से इससे चिढ़े हुए रहते हैं, तो खोखर और सिया मत के लोग, जो सिया मत के जो मुस्लिम लोग होते हैं, खोखर और सिया मत के लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और दमयक नामक स्थान पर जो सिंधु नदी किनारे, वहां पर जब ये नमाज पढ़ रहा होता है, तो 15 मार्च, डेट भी याद रखिएगा कौन सा दिन था, 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर देते हैं। कहां पर, दमयक नामक स्थान पर, दमयक स्थान पर। दमयक कहां पर है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। तो अब यहां से गोरी का काम खत्म। अब जब हत्या हो गई तो भारत के विजित क्षेत्रों को कोई तो संचालन करेगा। तो जो लाहौर के सरदार होते हैं, सभी को पता होता है कि मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय, सबसे प्रमुख गुलाम सरदार होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सब लोगों की सहमति से लाहौर के सरदार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित क्षेत्रों का राजा बना देते हैं, प्रशासन करने के लिए पूरा अधिकार दे देते हैं कि आप आगे से संभालेंगे पूरे भारत के क्षेत्रों को। अब यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव डालता है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। अब आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसके पहले, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं कि जो हमारा मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया और भारत के क्षेत्रों को जीता, तो क्षेत्रों को जीतने के बाद क्या क्या काम किए भारत पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या आएगा, तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले नंदी और लक्ष्मी, नंदी अर्थात बैल की आकृति वाले, नंदी और लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। नंदी और लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे, आकृति के सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। इसके बाद इसके कुछ सिक्कों पर संस्कृत के भी लेख लिखे हुए थे, संस्कृत के लेख भी इसके कुछ सिक्कों पर लिखे हुए थे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इसने 50 ग्रेन का दिल्ली वाला या दिल्ली वाला सिक्का चलाया था। दिल्ली वाला सिक्का भी मोहम्मद गोरी ने ही चलाया था। अब जिस प्रकार से हमारे जो महमूद गजनवी के कई सारे दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वानों का महान संरक्षक था, इसी प्रकार से हमारे इसके भी मोहम्मद गोरी के दरबारी विद्वान निकल कर आते हैं। तो इसके दरबारी विद्वानों में दो मुख्य नाम निकल कर आते हैं, दरबारी विद्वानों में दो मुख्य नाम निकल के आते हैं, वाइजेट याद करेंगे, पेपर में पूछा गया है पहले। एक है हमारे फखरुद्दीन गाजी, फखरुद्दीन गाजी, फखरुद्दीन गाजी किसके दरबारी विद्वान थे, मोहम्मद गोरी के। और दूसरा नाम है नजामी उरूजी, नजामी उरूजी। तो फखरुद्दीन गाजी और नजामी उरूजी किसके दरबारी विद्वान थे, मोहम्मद गोरी के। तो इसके बाद ये हमारा मोहम्मद गोरी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा लाहौर के सरदारों के सहमति से शासक बन जाता है मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है, तो क्या करता है, गुलाम वंश की नींव डालता है और गुलाम वंश की शुरुआत से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत लगातार चलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।
तो आज हम लोगों ने अच्छे से तुर्क आक्रमण को पूरा अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अच्छे से पढ़ते रहिए, बस रिवीजन करते रहिए। बार बार आपको मेरा धर्म है आपको याद दिलाना कि रिवीजन पर बार बार फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे चीज़ें पढ़ते जाना है, प्रीवियस चीज़ों को कंप्लीट करते हुए रिवीजन करते हुए चले जाना है। इसीलिए हम हफ्ते में अब 2 दिन की छुट्टी रख रहे हैं, शनिवार और संडे की, कि आप हफ्ते भर का जितना भी पढ़ाया जाता है उसको मैक्सिमम रिवीजन करें, क्योंकि अभी सिलेबस कम है, अभी आपने कम पढ़ा है तो अभी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लग रही, अभी याद हो रही। जब सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अच्छा खासा कवर हम लोग कर लेंगे, तब फिर आप लोगों को याद करने में और उसको कवर करने में प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए अभी से अगर अच्छा रिवीजन करके चलेंगे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी माइंड में फीड होती चलेंगी, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।